आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम सुना सुना सा लग रहा है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लोग क्लास 8 में पढ़ते थे। क्लास 8 में बस 1 के जगह पे 2 हो चुका है और चैप्टर का नाम बन गया लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो जरा देखा जाए क्या इस चीज में है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है हमारा। आज हम लोग से शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। देखिए, चूंकि एनसीईआरटी में आपको मालूम है सिलेबस रिड्यूस किया गया है, ठीक है। पहले वो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जिसके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है वो ध्यान से समझेंगे, और जिसके पास नया वाला है उसको तो खैर सोचना ही नहीं है। जिसके पास नया वाला बुक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है बिल्कुल सही है। लेकिन जिसके पास पुराना वाला बुक है वो लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए, पुराने वाले बुक में हमारे पास ये 5 टॉपिक है, ठीक है। जिसमें से ये वाला है हमारा एक्सरसाइज 4.1, ये वाला है हमारा 4.2, ये वाला है हमारा 4.3 और ये वाला है 4.4। ये पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग हम पहले बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो पुराने वाले बुक में आप देखेंगे तो इस टॉपिक के लिए हमारा 4.1 एक्सरसाइज है, इस टॉपिक के लिए हमारा 4.2 एक्सरसाइज है, इस टॉपिक के लिए 4.3 एक्सरसाइज है और इस वाले पॉइंट के लिए हमारे पास 4.4 एक्सरसाइज है, ठीक है। अब देखिए, नए वाले बुक में क्या किया गया है ना, ये रहने दिया है, ये भी रहने दिया है। ये तो इंट्रोडक्शन है, खास खैर ये तो इंट्रोडक्शन है। ये रहने दिया है, ये भी रहने दिया है और ये भी रहने दिया है। नए वाले बुक में इसको काट दिया है और इसको काट दिया है। तो जिसके पास पुराना वाला बुक है वो अपने बुक में एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 को काट लीजिए। इस बार आपको वो नहीं पढ़ना है, इस बार सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और बाकी जो हमारा 3 टॉपिक बच रहा है, जैसे इंट्रोडक्शन बच रहा है, ये तो हम लोग करेंगे। लीनियर इक्वेशन बच रहा है हमारा पहला टॉपिक और ये दूसरा टॉपिक। बस यही दोनों टॉपिक हम लोगों को मेन पढ़ना है, यानी कि 4.1 और 4.2 ही केवल पढ़ना है। और इंट्रोडक्शन तो हम लोग लेते ही हैं हर चैप्टर को शुरू करने से पहले, वो तो लेना ही है, ठीक है। तो जो नए जिसके पास नया वाला बुक है उसको सोचना भी नहीं है। नए वाले बुक में मात्र इतना ही तक दिया हुआ है, इतना ही दूर तक दिया हुआ है बस, ठीक है। तो नए वाले के लिए आपको सोचना नहीं है। जिसके पास पुराना वाला बुक है उसमें आप 4.3 और 4 को काट लीजिए। बाकी हम लोगों का जो 3-4 टॉपिक बच रहा है ऊपर का वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है इसमें? ये छोटा सी जानकारी आपको देना जरूरी था। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे। तो बेसिकली छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, देखिए ध्यान से। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें ना 3 इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला है हमारा लीनियर, दूसरा है इक्वेशंस और तीसरा है वेरिएबल्स। इन तीनों के मतलब को यदि आप समझ गए तो फिर ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले आपको ये 3 टॉपिक समझना पड़ेगा कि आखिर इन तीनों टर्म का मतलब है क्या। चलिए, इन तीनों को हम लोग बाद में समझेंगे, 5 मिनट के बाद समझेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में क्या पढ़ा है, एक बार यदि हम वो जान लेंगे ना तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं ये आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक बार पीछे चलते हैं अपने क्लास 8 में, बस 2 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे, और आप जो लोग जो लिखेंगे ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। जो हम अभी लिखने जा रहे हैं वो पूरा लिखेंगे। क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये हम लोगों ने अपने क्लास 8 में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, फिर इसका बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि यदि ये आप जान गए ना तो वो आपके लिए जानना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ वो भी है। बस 1 के जगह पे वहाँ पर 2 लगा हुआ है, बाकी सब चीज़ तो सेम है। चलिए, अब देखा जाए क्लास 8 के बारे में थोड़ा सा हम आपको बातें बताते हैं, आपका याद इसमें एकदम ताज़ा हो जाएगा। देखा जाए क्लास 8 में ना हम लोग लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते थे। क्या था? देखा जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, वेयर, इसमें कंडीशन भी था, वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्लास 8 का है और यहाँ पे भी बताते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये है क्या। देखा जाए,
क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसमें हमारा जो इक्वेशन होता था ना, यानी कि जिसको हम लोग सॉल्व करते थे सवाल, वो इस फॉर्म में दिया हुआ रहता था, ax प्लस बी के फॉर्म में रहता था, जो कि 0 के बराबर होता था। लेकिन इसमें कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था कि ये जो a और b आप देख रहे हैं, ये हमारा रियल नंबर होता था, ठीक है, और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि सर रियल नंबर क्या है? भूल गए होंगे आप लोग, चलो कोई बात नहीं। रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल नंबर और इरेशनल के कॉम्बिनेशन, यानी कि रैशनल और इरेशनल को दोनों को एक साथ यदि बोलना हो तो हम लोग बस रियल नंबर कह देते हैं। रियल नंबर जैसे आप बोल रहे हैं ना, इसका मतलब कि आप एक ही बार में दोनों बोल रहे हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। तो इसका मतलब होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल के साथ साथ आप इरेशनल भी बोल रहे होते हैं जब आप बात करते हैं रियल नंबर का, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि सर और ये क्या है। देखिए, यदि मैं आपसे रियल नंबर का एग्जांपल पूछूं, चलो पहले तो रैशनल नंबर का यदि मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, तो रैशनल नंबर का आप एग्जांपल दोगे कि हो सकता है कि आप देंगे कि सर जो हमारा नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रहे वो हमारा रैशनल नंबर। एग्जांपल के तौर पे जैसे 4/5, 6/9, 3/2। अच्छा, क्या ये हमारा 7 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया हमारा। तो ये सब का सब हमारा किसका एग्जांपल होता है? रैशनल नंबर का एग्जांपल होता है, ठीक है। इरेशनल का एग्जांपल क्या होता है? अक्सर जो रूट वाला नंबर होता है ना, जैसे √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा, ये सब हमारा इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? ये सब इरेशनल नंबर होता है, और ये हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया भी था क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं दोबारा हम अपने टॉपिक पे। क्या था टॉपिक जरा देखा जाए तो? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax प्लस बी, यानी कि इसी फॉर्म में हमारा हर बार सवाल दिया हुआ रहेगा। अभी एक एग्जांपल भी लेंगे, हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो a और b आप देख रहे हैं, a और b हमारा यहाँ पे क्या है? एक रियल नंबर है। मतलब कि a और b के जगह पे हमारा रैशनल नंबर भी रह सकता है कुछ इस प्रकार का, और a और b के जगह पे हमारा कुछ इस प्रकार का नंबर भी रह सकता है, यानी कि इरेशनल नंबर भी रह सकता है, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और जरा आप खुद सोचिए कि a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? यदि a का वैल्यू 0 हो गया तो 0 को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। या जब ये 0 आ गया तो क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बरकरार रहा? नहीं रहा। इसीलिए कहा गया है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने अपने क्लास 8 में पढ़ा था। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस प्रकार का, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे यदि मैं आपके सामने एग्जाम्पल ये वाला दूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। देखा जाए, सबसे पहले तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि क्या ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। और याद कीजिए क्लास 8 में लगभग आपको हर बार सवाल ऐसा ही आता था, है ना। इसमें देखा जाए तो a का जगह पे 4 है। a का मतलब क्या? रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो हमारा 4 क्या है? एक रैशनल नंबर है। इट मीन्स a के जगह पे हमारा 4 हो गया, और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, और यहाँ पे हमारा b है। b भी क्या हो सकता है? एक रियल नंबर। तो 4 हमारा एक रियल नंबर है, और बराबर 0 है, बराबर 0 है। इसका मतलब ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार का हम लोग बनाते थे। अच्छा, इसको सॉल्व भी हम लोग क्लास 8 में कैसे करते थे, थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको हम। 4x इज इक्वल टू -8, प्लस में था उधर भेज देते थे हम लोग। इसमें बेसिकली निकालते किसका वैल्यू थे बताइए? x का। तो अब क्या हो जाएगा इसका? -8/4, यानी कि x इज इक्वल टू -2, यही निकालते थे ना हम लोग। तो ये काम हम लोग अपने क्लास 8 में जानते हैं, हम लोग ये क्लास 8 में कर चुके हैं, है कि नहीं। लेकिन फिर सवाल है कि सर आप इसको बता क्यों रहे हैं जब क्लास 8 में पढ़ ही चुके हैं? तो देखिए, इसलिए बता रहे हैं ताकि अभी जो बताएंगे ना आपको वो आप इजिली कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें तो कोई डाउट नहीं, यही चीज़ हम लोग अपने क्लास 8 में करते थे। अब क्लास 9 में क्या है? बस 1 वेरिएबल के जगह पे 2 वेरिएबल आ गया। अच्छा, अब सवाल है कि सर 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है? 1 वेरिएबल का मतलब होता है इसमें आपको किसी एक का ही वैल्यू निकालना पड़ता था। जैसे इसमें आपने x का वैल्यू निकाला, लेकिन उसमें आपको 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का भी और y का भी, ठीक है। तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है, देखा जाए।
तो जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चलिए, जिस प्रकार से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये था, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है जरा देखा जाए। और हमारा क्लास 9 का जो चैप्टर है ये वाला, वो यहीं से मेन शुरुआत होता है। हालांकि आप लिखेंगे ये पूरा ताकि आपको मालूम चलता रहे कि क्या क्या पढ़ना है, क्लास 8 में हमने क्या पढ़ा और क्लास 9 में क्या पढ़ना है, लिखेंगे पूरा, लेकिन मेन क्लास जो है हमारा वो वहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पहले वो हम लोग पता करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसमें भी शर्त है वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल कहा गया था, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे x भी आ गया और y भी आ गया। हालांकि वेरिएबल को भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर वो होता क्या है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे देखिए आपके पास केवल x दिखता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों है। a और b और c क्या, वो तो रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे अलग क्या दिख रहा है आपको, x और y अलग दिख रहा है। तो यही हमारा है 2 वेरिएबल, तो इसमें हमको हर बार x और y का वैल्यू निकालना पड़ता है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एग्जांपल अभी लेंगे, क्या है इसका एग्जांपल, लेकिन रियल नंबर है हमारा a b और c, यानी कि a b और c के जगह पे रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरैशनल नंबर भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, a और b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए यदि a का वैल्यू 0 हो गया तो 0 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आ जाएगा, फिर यदि b का वैल्यू 0 हो गया तो 0 को आप y से मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर हमारा 0 आ जाएगा। तो क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बरकरार रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इसीलिए a और b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए, अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल इसका देखा जाए तब आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 4x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0। अब जरा देखा जाए, पहले इसको मैच कीजिए, देखिए ध्यान से। a मतलब क्या, रियल नंबर, b मतलब रियल नंबर और c मतलब भी रियल नंबर। तो a के जगह पे हमारा 4 आ गया, x है, x हमारा यहाँ पे है, b के जगह पे 2 आ गया, y है, y हमारा यहाँ पे आ गया, और c के जगह पे हमारा 9 आ गया, और बराबर 0 है, बराबर 0 भी आ गया हमारा। इट मीन्स ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। अच्छा, अब यहाँ पे ना बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस प्लस है, आपने एक जगह पे माइनस ले लिया, आपने एक जगह पे प्लस ले लिया। वो हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो आप भी यहाँ पे वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे मतलब किससे है, a b और c से मतलब है, क्योंकि तीनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। हमको मतलब यहाँ पे a b और c से है, हमको यहाँ पे प्लस और माइनस से मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे हमारा माइनस भी हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ भी माइनस हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ प्लस है, माइनस हो सकता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी माइनस हो सकता है। बात समझ आ रही है। तो प्लस माइनस से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, फिर a b और c से मतलब है। ये तीनों का तीनों रियल नंबर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। बस यही है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म और इसको लिखने का तरीका। कोई डाउट है इसमें। चले एक एग्जांपल आप लोग अपने मन से बताइए, इसका क्या ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखा ना, एक एग्जांपल आप बताइए जिसमें प्लस माइनस दोनों हो, बताइए क्या होना चाहिए। पहले ही माइनस मत दो, थोड़ा सा अलग दो। 5x
प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, देख लीजिए, आप मिला लीजिए, और प्लस माइनस तो हो ही सकता है हमारा। चलिए, तो इस तरीके से हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने जान लिया। कोई डाउट अब इसमें? तो ये था बेसिकली एक बेसिक चीज जो कि हम लोगों को क्लास 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा वो, और क्लास 9 में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो। अब हम लोग चलते हैं अपने दोबारा इस टॉपिक पे। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। इस क्लास में खास करके हम लोगों को 3 ही टॉपिक पढ़ना है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग शुरू कर देते हैं अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे इस वाले टॉपिक में यानी कि 4.1 वाले एक्सरसाइज में, उसके बाद फिर इस वाले टॉपिक में यानी कि 4.2 में, और ये वाला दोनों सिलेबस में तो है ही नहीं हमारा इस बार। ठीक है ना, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन में हमको ये जानने को मौका मिलेगा कि आखिर लीनियर किसको कहते हैं, इक्वेशंस किसको कहेंगे, वेरिएबल किसको कहेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इसको मिटा दिया जाए। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ये पूरा लिखिए, फिर ये पूरा लिखिए, और उसके बाद फिर ये लिखिए। इसके नीचे से आप शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि अभी हम लोग यहाँ से शुरू करने वाला है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट पानी। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग अपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन, क्योंकि यदि वो आप समझ जाएंगे ना तो चैप्टर का मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखा जाए, इसमें सबसे पहला टर्म है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल सबसे पहला टर्म, और वेरिएबल जो है ना वो हमारा निकला हुआ एक वर्ड वैरी से, और वैरी का मतलब होता है चेंज। वेरी का मतलब होता है चेंज। अभी समझाएंगे सब क्या है, अभी पूरा समझाएंगे, आपको घबराना नहीं है, पूरा सच समझाएंगे। इसका एग्जांपल पहले आप देख लीजिए, जैसे A B C D E F G H एटसेट्रा Z तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझिए ये है क्या वेरिएबल का मतलब। लगभग 6-7 इंपॉर्टेंट टर्म है, उन सभी को हम लोग पहले समझेंगे और हमारा इंट्रोडक्शन वाला क्लास फिनिश हो जाएगा, और हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिरी चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखिए, वेरिएबल, ये जो वेरिएबल आप देख रहे हैं ना, एक वर्ड से निकला हुआ जिसका मतलब है वेरी, और वेरी का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब एग्जांपल बताएंगे क्या है चेंज का मतलब क्या है यहाँ पे, लेकिन पहले वेरिएबल का मतलब देखिए होता क्या है। जैसे आप अल्फाबेट देखते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, जब आप सवाल को बनाते हैं तो सवाल के बीच बीच में कहीं पे 4x 5y इस प्रकार से आता है, तो वहाँ पे x y z a b p q r s ये सब जो दिखता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब कुछ नहीं है, ए से लेकर जेड तक जो अल्फाबेट आपको सवाल में दिख जाते हैं कभी कभी बनाते हुए, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब ए से लेकर जेड तक हमारा वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल है कि सर यहाँ पे आपने चेंज लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल का वैल्यू बदल सकता है, यानी कि इसका मतलब ही क्या होता है कि इसका वैल्यू बार बार चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमने पहला क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू 2 आ गया, हमने दूसरा क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू 4 आ गया, हमने तीसरा क्वेश्चन बनाया, उसमें x का वैल्यू 6 आ गया मान लीजिए, चौथा क्वेश्चन हमने बनाया, उसमें x का वैल्यू हमारा 10 आ गया मान लीजिए, पांचवा क्वेश्चन हमने बनाया, उसमें x का वैल्यू 12 आ गया। ठीक है,
अब जरा देखिए तो ये जो x है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है पहली बात, क्योंकि a से लेकर z तक जो हमारा अल्फाबेट है वो सारा का सारा हमारा वेरिएबल कहलाता है। यहाँ पे वेरिएबल हमारा सेम है x x x x, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर बार x का वैल्यू क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि हर बार वेरिएबल का वैल्यू हमारा चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार वेरिएबल का वैल्यू हर बार चेंज हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि वेरिएबल हमारा वर्ड निकला हुआ है वेरी से, और वेरी का मतलब होता है चेंज, यानी कि ये जो ए बी सी डी ये सब आप देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वैल्यू बार बार चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे ये बता दिया, पहले क्वेश्चन में हमारा x का वैल्यू 2 आ गया, दूसरे में x का वैल्यू 4 आ गया, इसके बाद x का वैल्यू 6, उसके बाद 10, उसके बाद 12 आ गया। तो वेरिएबल तो हमारा सेम है x, लेकिन हर बार इसका वैल्यू क्या हो रहा है, अलग अलग आ जा रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि वेरिएबल का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बार बार चेंज हो सकता है। तो यही हो गया हमारा वेरिएबल। कोई डाउट अब इसमें? वेरिएबल को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट जहां पे आपको दिख जाए समझ जाइए वो वेरिएबल का बात कर रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। वेरिएबल के बाद हमारा सेकेंड नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे आता है टर्म, सॉरी कांस्टेंट। और कांस्टेंट को कभी कभी हम लोग प्यार से सिंपली कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। आप कांस्टेंट कहो या आप कांस्टेंट टर्म कहो, दोनों का मतलब सेम समझा जाएगा। ठीक है, अब देखा जाए थोड़ा सा इसके बारे में क्या कहा जाता है। देखिए सबसे पहला बात इसमें है डू नॉट चेंज। क्या लिखा हमने अभी बताएंगे, पहले इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल इसका पहले देख लीजिए, पूरा चीज बताएंगे। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटसेट्रा, यानी कि बहुत दूर तक आप जा सकते हैं, जहां तक आप काउंटिंग लिख सकते हैं वहां तक आप लिख दो। ठीक है, कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट टर्म, आपको जो बोलने का मन करे आप वो बोल लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि आप जो काउंटिंग नंबर देखते हैं ना 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक जहां तक आप लिख सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, बस कांस्टेंट कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। और यहाँ पे हमने एक खास बात लिखा है डू नॉट चेंज, मतलब ये हो गया कि क्या कभी भी कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा, नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए यदि यहाँ पे हमारा 4 है तो ये हमेशा 4 ही रहेगा, आज भी 4 रहेगा, 1000 साल के बाद ही 4 रहेगा, करोड़ों साल के बाद ये 4 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आज ये 4 है तो करोड़ों साल के बाद ये 4 हमारा 8 हो जाएगा, नहीं। अच्छा आप ऐसे बताओ, क्या 4 के जगह पे कभी 5 लिख सकते हैं आप, क्या 4 के जगह पे 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। इसका मतलब कांस्टेंट का वैल्यू हमारा फिक्स रहता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन वेरिएबल का वैल्यू हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज हो सकता है। इंडिया में हम लोग 4 लिखेंगे और 4 का जो वैल्यू है अमेरिका में भी वही होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी वही होगा, यानी कि इसका वैल्यू कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में यही तो फर्क है, वेरिएबल का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 के बदले में 6 लिख देंगे, 6 के बदले में 7 लिख देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कभी आपने 4 के बदले में 5 लिखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 का अपना अलग वैल्यू है, अपना उसका अलग महत्व है, 5 का अपना अलग महत्व है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा ये कभी भी चेंज नहीं होता है। अब कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद आ जाइए आप तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे होता है हमारा टर्म्स। चलिए टर्म्स का डेफिनेशन हम एक छोटा सा आपके लिए लिख देते हैं, हालांकि डेफिनेशन तो हम जल्दी लिखते नहीं है मैथ में, लेकिन फिर भी आपके लिए। डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। देखो कितना सिंपल डेफिनेशन हमने लिखा यहाँ पे। डेफिनेशन में क्या लिखा हमने? डेफिनेशन में हमने लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स। चलिए इसका एग्जांपल देंगे और बेहतर तरीके से आप तुरंत समझ जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे 4x 5y 10p 15z
18Q एटसेट्रा। चलिए इसका मतलब सर समझाइए थोड़ा सा। हाँ समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब आपस में कंबाइन करो, दोनों को मिला दो। किसको किसको मिला दो, वेरिएबल को और कांस्टेंट को आपस में आप मिला दो, जो रिजल्ट हमारा बन के तैयार होगा उसी को कहेंगे टर्म। ठीक है, अब जरा देखें तो यहाँ पे ध्यान से, 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, x हमारा क्या है, वेरिएबल है। इन दोनों को आपस में हमने कंबाइन कर दिया तो हमारा बन के क्या हो गया तैयार, टर्म। उसी प्रकार से 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट, y हमारा वेरिएबल है, 10 हमारा कांस्टेंट, p हमारा वेरिएबल। उसी प्रकार से ये भी, इसी प्रकार से ये भी, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो जहां पे आप कॉम्बिनेशन कर दीजिए टर्म का, सॉरी कॉम्बिनेशन कर दीजिए वेरिएबल का और कांस्टेंट का, जो रिजल्ट हमारा बन के तैयार होगा उसी को हम लोग कहेंगे टर्म। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा यहाँ पे बताइए हमारे पास टोटल कितने टर्म है अभी फिलहाल, एक टर्म, दो टर्म, 3, 4, 5, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, जितना जितना आप लिखना चाहते हैं आप उतना लिख लीजिए। ठीक है, तो वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म में तो कोई डाउट नहीं। अब चल आगे बढ़ते हैं फिर, चौथे नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे चौथे नंबर पे है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा एक बात और यहाँ पे हम आपसे पूछना चाहेंगे, ठीक है, जरा समझिएगा ध्यान से। चलिए यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं 5, ठीक है। चलिए आप बताइए क्या 5 हमारा एक टर्म कहलाएगा? 5 टर्म कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये तो केवल कांस्टेंट है, इसका वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल इसका है। कैसे है देखिए बताते हैं। यदि यहाँ पे सिंपली 5 लिखा हुआ है और इसके साथ कुछ भी वेरिएबल हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में एक टर्म है। कैसे टर्म है बताते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से। यदि यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, ठीक है, और इसके बगल में x का पावर ऑटोमेटिक 0 है। याद कीजिए अपना चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में हमने क्या पढ़ाया है आपको, कि जब भी किसी का पावर 0 रहे उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो बताइए यहाँ पे तो हमारा 5 है ही, और x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो जब आप 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा घूम फिर के क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा 5 के बगल में x लिखा हुआ है, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है, वो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है हमको। बात समझ रही है? इसका मतलब 5 भी अपने आप में क्या है, एक टर्म है। अब बोल दे कोई कि ये टर्म क्यों है, क्योंकि इसके पास तो केवल कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है ही नहीं। तो आप बताइएगा कि देखिए हमने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में एक चीज़ पढ़ा है कि यदि हमारा यहाँ पे 5 है तो 5 के बगल में x का पावर 0 पहले से लिखा हुआ है। अच्छा x का पावर 0 ही हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 5 आ जाएगा। यानी कि घूम फिर के वैल्यू हमारा 5 ही आना है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बगल में 5 के बगल में x लगा हुआ होता है, और ये भी अपने आप में फिर क्या हो गया, एक टर्म हो गया, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट और ये हमारा वेरिएबल। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलो तो हो गया हमारा ये कहानी खत्म। तो ये भी आप इस तरीके से करके लिख लीजिएगा ताकि आपको मालूम चलता रहे कि हाँ 5 भी हमारा एक टर्म कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चौथे नंबर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, चलिए इसके लिए भी हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या है देखिए, combination of terms are known as algebraic एक्सप्रेशंस। क्या लिखा है हमने, जरा देखा जाए। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, समझा जाए। इसका मतलब है क्या, हमने टर्म्स के डेफिनेशन में लिखा था कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर नोन एज टर्म्स, लेकिन वहां पे हमने लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कि टर्म्स हमारा कौन है, ये सब का सब हमारा क्या है, टर्म्स है।
इन सबको आपस में क्या कर दो, बस कंबाइन कर दो, जो रिजल्ट बन के तैयार होगा वही हमारा कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका एग्जांपल देखिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4x प्लस 5y। देखा जाए ध्यान से, 4x हमारा क्या है, टर्म है, 5y हमारा क्या है, टर्म है। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया प्लस साइन देकर। प्लस का मतलब क्या, आपस में दोनों एक साथ है, तो दोनों का आपस में हमने कंबाइन किया, इसका मतलब हो गया ये हमारा जो बनकर तैयार हुआ हमारा ये कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि कंबाइन हमने किया किसको, टर्म को, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका एग्जांपल और बताइए क्या क्या हो सकता है। चलो एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 5x माइनस 10y, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 15x प्लस 20y माइनस 10। क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये भी टर्म है और ये भी टर्म है और यहाँ पे 10 है, इसका मतलब ये 10 अकेला नहीं है, इसके बगल में x का पावर 0 है, ठीक है। तो ये हमारा सबका सब एग्जांपल हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ओके। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, चलिए एक दो और लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, चलो एक थोड़ा सा यूनिक लेते हैं, 15p प्लस 25q, चलो ऐसे लिख लो, 25q माइनस 30, इस प्रकार से। ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है, क्योंकि ये तीनों का तीनों हमारा टर्म है, कंबाइन हमने कर दिया आपस में। उसके बाद फिर और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए, चलो जैसे 20a प्लस 13b माइनस 16, ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि a हमारा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, b हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये 13 हमारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी हमारा कांस्टेंट है, और इसके बगल में भी हमारा x का पावर 0 लगा हुआ है। तो ये सब का सब हमारा एग्जांपल हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हो गया, 5वें नंबर पे आइए। 5वें नंबर पे है हमारा लीनियर। लीनियर क्या होता है देखा जाए, इसका डेफिनेशन, algebraic expressions having power या फिर पावर को आप डिग्री भी बोल सकते हैं, हैविंग पावर 1, यानी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर कितना हो, 1 हो, उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, चलिए ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये वाला कितना है, 4x प्लस 5y। पावर हमेशा हमारा किस पे रहेगा, वेरिएबल पे रहेगा, तो वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या है, x, और यहाँ पे y। क्या दिख रहा है पावर इन दोनों का, देखो कुछ पावर नहीं होता है ना, तो 1 तो हमारा पावर ऑटोमेटिकली होता ही है, तो इन दोनों का पावर हमारा कितना है, 1 है। इट मीन्स ये एग्जांपल हो गया हमारा लीनियर का। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ हमारा ये एक लीनियर का भी एग्जांपल हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा टर्म को आपस में कंबाइन कर दो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। लेकिन लीनियर का मतलब क्या है, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 1 हो उसी को कहेंगे लीनियर, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। उसी प्रकार से चलो अब थोड़ा बहुत आप अपने मन से एग्जांपल दीजिए जिसका पावर 1 हो। 20y प्लस 9, क्या ये भी हमारा एक लीनियर का एग्जांपल है? बिल्कुल लीनियर का एग्जांपल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल हमारा y है और इसका पावर कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक लीनियर का एग्जांपल हो गया। तो लीनियर का एग्जांपल बहुत सारा हो सकता है। चलिए एक हम अपने मन से देते हैं, जैसे 10x प्लस 15y माइनस 16, ये भी हमारा एक लीनियर का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि पावर इसका 1 है। तो जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 1 हो वो हमारा कहलाएगा लीनियर, ठीक है। चलिए अब 6वें नंबर पे आता है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन क्या है देखिए, इक्वालिटी बिटवीन
टू इक्वालिटी बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बस यही है हमारा, यानी कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में आप क्या क्रिएट कर दो, इक्वालिटी क्रिएट कर दो। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल टू का साइन, तो वही हमारा कहलाएगा इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, जैसे बस ये एग्जांपल है, इसको हकीकत नहीं मानना है, ठीक है, बस ये एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए 4x प्लस 8, 4x प्लस 8 बराबर 5x प्लस 9, यानी कि हमने यहाँ पे कहा कि देखो हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक इधर और एक इधर, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। इक्वल टू का जैसे हमने साइन दे दिया ना, ये हमारा कहलाएगा इक्वेशन। तो जैसे हमने दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का साइन दिया, वैसे ही ये हमारा कहला जाएगा इक्वेशन। कोई डाउट है इसमें? चलिए इसका एग्जांपल और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे चलो एक एग्जांपल 5x प्लस 10y माइनस 10 इक्वल्स टू 20x माइनस 10y प्लस 30। बस ये एग्जांपल है, ठीक है, इसको हकीकत नहीं मानना है, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों अलग अलग आएगा। बस एग्जांपल आपको समझने के लिए है। तो ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बराबर है, इसका मतलब ये भी एग्जांपल हो गया हमारा इक्वेशन का। कोई डाउट है इसमें? चलिए अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए। और यही था हमारा पूरा का पूरा 6 इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको इंट्रोडक्शन वाले क्लास में समझना था। अब जरा आप अपने चैप्टर के हेडिंग पे ध्यान दीजिए। क्या था? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या हो गया? जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर 1 हो वो हमारा लीनियर कहलाएगा। पहला वाला हमारा टर्म खत्म। इक्वेशन का मतलब क्या? जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में हम इक्वल टू का साइन दे दें तो वो हमारा कहलाएगा इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या? ए बी सी डी से लेकर जेड तक वो हमारा वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बात कहा जा रहा है टू वेरिएबल। इसका मतलब इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको हर बार दो वेरिएबल मिलेगा, या तो ए और बी, सी और डी, ई और एफ, एक्स और वाई, पी और क्यू, कोई भी मिल सकता है, लेकिन दो हमेशा वेरिएबल आपको मिलेगा और दोनों का आंसर आपको निकालना पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें? तो ये पूरी तरीके से हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, और इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ अपने चैप्टर के हेडिंग को हमने समझ लिया और 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हमने समझा है। अब तो कोई डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में। चलिए तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, अपने इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। कोई भी डाउट रहा हो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को, तो आप लोग एक बार हमको कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।